हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज इस वीडियो में हम एमपीपीएससी के प्रीलिम्स 2023 के पेपर का एनालिसिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और हमें उनको कैसे डील करना चाहिए था, और उनसे जुड़ी हुई और भी जो बेसिक और आधारभूत नॉलेज होगी वो मैं आपके साथ में साझा करूँगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, यह इस क्रम की तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, 2025 के पेपर का और 2024 के पेपर का। इसके साथ ही मैं एफएसओ का एग्ज़ाम जो 14 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था, मैं उसकी वीडियो भी इस चैनल पर डाल चुका हूँ। और जो आरटीओ का एग्ज़ाम एमपीपीएससी द्वारा लिया गया था, एमपीपीएससी द्वारा आरटीओ एसआई का एग्ज़ाम जो लिया गया था, उसका भी डिस्कशन मैं इस पर डाल चुका हूँ। अगर आप ने वो वीडियो ना देखी हो तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यू हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं फिर से वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, 10 से 12 एकदम 15 भी क्वेश्चन रिपीट हो। आज मैं आपको स्पेशली डिनोट करूँगा कि ये पिछले वर्ष पूछा गया था या इससे आगामी जो परीक्षा हुई थी उनमें पूछा गया था। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये 2023 का पेपर है और सेट ए है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति का सही क्रम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले हम मिट्टी का निर्माण करते हैं। मैं एक किसान फैमिली से आता हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं देखी हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने उस समय लगाया था तो सही था मेरा। ठीक है, तो हम मिट्टी का निर्माण करते हैं, फिर बुआई करते हैं, बुआई के बाद हम सिंचाई करेंगे, फसल पक जाएगी, फिर हम कटाई करेंगे। ठीक है, मिट्टी तैयार से यहाँ तक। ठीक है, अगले अगले उस पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्ट जो कैमिल्ट उष्ण उष्ण गण वर्ष किसने घोषित किया था। तो यूएनओ द्वारा या यूएन द्वारा यह वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, तो उष्णगण कौन से होते हैं, आपने सुना होगा दक्षिण अमेरिका में लामा होते हैं। ठीक है, यह एक ऊँट के जैसा होता है, ये लंबे समय तक पानी को स्टोर करके रखते हैं और बसा से अपना भोजन पानी इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये क्या, और ऊँट जो उष्णगण होते हैं हमारे, इसके अलावा और भी होते हैं। तो हम पहले इन्फॉर्मेशन कौन किसने घोषित किया था, 2024 वाला यूएन ने। कौन सा, उष्णगण। उसके साथ में हम थोड़ा यूएन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय देखा जाए तो न्यूयॉर्क शहर के हरमटन हरमटन में स्थित है। ठीक है, इसके साथ और हम बात करें तो 2025 का भी वर्ष घोषित किया गया होगा यूएन द्वारा। यस, बिल्कुल घोषित किया गया है। तो 2025 में 4 दिवस घोषित किए गए। ठीक है, कौन कौन से थे, सहकारिता वर्ष, सहकारिता सहकारिता वर्ष, शांति एवं विश्वास वर्ष, शांति एवं विश्वास वर्ष। इसके अलावा जो नंबर 3वां था हमारा ग्लेशियरों का संरक्षण। ये सब 2025 में घोषित किए गए हैं, ध्यान रखना। उसके 4 नाम हैं। उसके बाद चौथा है हमारा क्वांटम एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, कौन कौन से हो गए, पहला तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता, दूसरा हो गया शांति एवं विश्वास अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तीसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण दिवस, और चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम एवं प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, और अगर हम करें यूएन द्वारा वर्ष 2026 के लिए भी 3 दिवस घोषित कर दिए गए हैं। पहला है चारागाह एवं चरवाहा दिवस, चारागाह एवं चरवाहा दिवस। दूसरा है सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्वयंसेवक दिवस। ठीक है, अगला अगला है तीसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। ठीक है, इससे जुड़े हुए हो गए। और अगर हम और भी बात कर लें तो यूएनओ के बारे में बात कर लें तो इसके 6 अंग हैं, जिसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है,
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं, ठीक है, विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय, एक यूएनओ का अकेला एक ऐसा मुख्यालय वो है अंग जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 1946 को हुई थी, ठीक है। इससे जुड़ी हुई ये चीज़ें हो गई। और चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर का राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। देखो, हम हॉटस्पॉट की बात करें तो हमारे देश में 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, ठीक है। एक हिमालय हो गया, एक सुंदरलैंड हो गया, एक पश्चिमी घाट हो गया, एक पूर्वी भारत हो गया हमारा, ठीक है। तो 4 होते हैं। लगभग 2.5% बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता भारत में पाई जाती है। जैव विविधता भारत, ये क्या है, नारो हिल्स, ये जो हमारे पवित्र क्षेत्र हैं, पवित्र क्षेत्र हैं, उसके अंतर्गत नारो हिल्स आती है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, ये है कि सूर्य का व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो ने हाल में मिशन लॉन्च किया था। आदित्य L1 लॉन्च किया था, ये किया था 2 सितंबर 2023 में। जैसे ही हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस हुआ था अगस्त में, 23 अगस्त को, उसके बाद अगले ही 10 दिन बाद हमने 2 सितंबर को आदित्य L1 को PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया था, ठीक है। इसके अगर कोई आपसे पूछे कि L1 क्या है, देखिए ये हमारा सन होता है और ये हमारी पृथ्वी होती है। सन और पृथ्वी से हमारे 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ भी होता है, 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो L1 तो 5 L1 L2 L5 तक होते हैं। L1 लैग्रांज पॉइंट बोलते हैं, इसका नाम है लैग्रांज पॉइंट। तो लैग्रांज पॉइंट क्या होता है, लैग्रांज पॉइंट वह पॉइंट होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को क्षेत्र को नगण्य कर देता है, जिससे कोई भी वस्तु ना तो इधर जाती है ना ही इधर जाती है। और ये कोई पूछ लेती आदित्य L1 किसके लिए भेजा गया, जो हमारे सूर्य की कोरोना तो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, उसके अध्ययन के लिए, कोरोना के अध्ययन के लिए हमने इसे भेजा है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। देखो, मैंने कभी इसका नाम तो नहीं सुना, मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आपने सुना हो मुझे, लेकिन मैंने नहीं सुना। तो मैंने इसका आंसर यही लगाया, क्या, राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये तो मैंने नाम सुने हैं, आयोडीन अल्पता, ठीक है, फ्लोरोसिस रोकथाम नियंत्रण, एनीमिया नियंत्रण, ये तो सब मैंने सुन रखे हैं। ये तो नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल इसका आंसर नहीं था, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, समुद्र। समुद्र एक ऐसी क्षेत्र है कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ चाहें डालें या निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्थिर माना जाता है। इनमें तो हम अगर बंद काट दें तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र थोड़े से ही समय में बिगड़ना स्टार्ट कर देता है। रेगिस्तान में भी ऐसा ही है कि अगर पेड़ वेड़ लगा दिए तो यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र और घास के मैदानों का भी यही हाल है। तो सबसे स्थिर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है। देखो, बायोडिग्रेडेबल, अगर आपने देखा होगा कि आप सब्जी लेके आते हो तो नहीं है तो सब्जी सड़ जाएगी कुछ समय बाद में, तो वो डिग्रेड हो जाती है, अपघटित हो जाती है, ठीक है। लेकिन कीटनाशक ऐसे होते हैं कि रखे रहेंगे ना तो ऐसे ही रखे रहेंगे, डिग्रेड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, कीटनाशक, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम हो जाता है। तो इसे किसके द्वारा, थर्मोडायनामिक्स का जो हमारा द्वितीय नियम था वो इसको धरता है, जबकि प्रथम नियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन प्रथम नियम क्या कहता है, ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं हम नष्ट भी नहीं कर सकते। तो वो हमारे थर्मोडायनामिक्स के ये तीन लॉ हुआ करते थे, ठीक है। और अगला जो न्यूटन का द्वितीय लॉ क्या होता था कि एफ बराबर एम ए, जब हम हाथों में कैच पकड़ते हैं ना तो हमारी चोट को कम कर देता है। हम किसी गद्दे पे कूदते हैं तो चोट कम लगती है। इसके जो उदाहरण है सेकंड लॉ के, ठीक है, क्योंकि जो चोट के समयांतराल को बढ़ा देती है, ठीक है, ए का मान को बढ़ा देती है, जिसके कारण हमें चोट कम लगती है। और क्या है तीसरा लॉ, क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर तुम किसी में चांटा मारो कोई तुम में भी चांटा मारेगा। तो उसका थर्ड लॉ हो गया हमारा। अगला आ गया,
अगला है ऑस्टियोब्लास्ट। तो किस एमपीपीएससी ने इसके दोनों आंसर माने थे। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी जो होती है हड्डियों का अध्ययन होता है, तो ऑस्टियोक्लास्ट मुख्यतः दोनों से संबंधित था, तो ए और सी दोनों आंसर माने थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन मफलर यह मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है कि जब किसी जो हम बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें ऐसे रोड बने रहते हैं। ठीक है, और ये जो घर बने हैं, लोगों के घर बने हैं, तो यहाँ पे एक सर्विस रोड बनती है, सर्विस रोड। तो यहाँ कतार में छोटे छोटे वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे छोटे छोटे वृक्ष लगाए जाते हैं। ये मुख्यतः 3 कतारों में मुख्य रूप से देखने लगते हैं। तो अगर कोई पूछ ले तो इनमें कौन से वृक्ष मूल रूप से अशोक के वृक्ष और नीम के वृक्षों की बात की गई है। ठीक है, ये सर्विस लाइन होती है, फिर ये मकान बने रहते हैं ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये मुख्य रूप से तो थे इसी के लिए, लेकिन एमपीपीएससी है, आयोग पर दबाव बनता है, कई ऐसी उल्टी सीधी बुकों के प्रूफ माने जाते हैं। इसका लोगों ने वायु प्रदूषण भी आंसर लगवा दिया, लेकिन आप स्टैंडर्ड बुक में जाओगे तो ध्वनि प्रदूषण ही निकलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन एफएसओ के एग्जाम में भी आया 14 दिसंबर को, सॉरी, यही सेम क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलीराजपुर। राज्य ने जो नीति आयोग है, योजना आयोग, अब इसको हम मध्य प्रदेश नीति आयोग के नाम से जानते हैं, इसका नया नाम यही है। ठीक है, तो बहुआयामी सबसे गरीबी उसमें था कि सबसे कम गरीबी मतलब सुधार किया है, वो कौन सा था सबसे अच्छा? तो वही है कि जो गरीबी को है उसमें सुधार किया है, तो वो कौन सा हो गया? अलीराजपुर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि व्यवसाय व्यवसाय सुधार कार्य योजना, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन, मध्य 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? इसमें मध्य प्रदेश को अचीवर का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना है जो नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया रिपोर्ट निकाली जाती है, इंडिया रिपोर्ट निकाली, उससे नहीं, क्योंकि उसमें हम क्या है, परफॉर्मर हैं। हमारा लगभग 60 के आसपास का स्कोर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जन वृद्धि दर, जो कि 2010 से लेकर 2011 तक उच्च निम्नतम से उच्चतम तक ले जाना है। सबसे कम कहाँ थी? तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, ए बी सी। ठीक है, अपने एक्रोनिम्स बना लिया करो। तो ये क्या था? अनूपपुर, बैतूल, मंडला और मंदसौर। ठीक है, मैंने ये 3 याद थे मुझे, इसके बाद का पता नहीं था, तो मेरा इससे ही आंसर ड्राइव हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य, जो एसटी वर्ग के लोग हैं वो बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों नए उद्योग व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना, मतलब एक एक सीधी तरीके से ऋण देना, ऋण उपलब्ध कराना था इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफॉर्मर संबद्ध है, तो जिसका और उसके उत्पादन से समर्पित क्लस्टर की योजना बनाई जा रही है, तो यह है ग्वालियर का क्षेत्र। ठीक है, पता नहीं इसका आंसर कैसे ड्राइव किया था, लेकिन मुख्य लोगों ने भोपाल लगाया था, क्योंकि भोपाल में बीएचईएल का क्षेत्रीय उत्पादन इकाई है, तो लोगों ने इसको लगाया था, लेकिन भोपाल, क्योंकि शायद ये मान लिया जाए कि जो सिथौली वाला क्षेत्र है उस स्प्रिंग कारखाना है, शायद उससे इसको ड्राइव कर लिया हो, लेकिन ये ग्वालियर ही माना था उन्होंने आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी है? तो 62 वर्ष। इसके लिए कई बार भी कहा गया है कि इसको 65 कर दिया जाए, बट नहीं, 62। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं उनकी 65 है, 6 या 65, मतलब 65 वर्ष। ठीक है, ये 6 जने हैं, 65 वर्ष। अगली बार चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को मतलब स्थापित किया गया था? नगर पालिका एक्ट हम कब लेके आए थे? तो 74 का संविधान संशोधन किया गया था 1993 में। ठीक है, इसके जरिए 18 विषय इससे संबंधित हैं। ठीक है, कोई पूछ ले कि ये तो अब इस और इसका संविधान में कहाँ प्रावधान किया गया है? तो अब संविधान का भाग 9 का अनुसूची 12, अनुसूची 12। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को
भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक क्या था? लॉर्ड लिटन के बाद में ये आए थे। लॉर्ड लिटन के बाद में लॉर्ड रिपन 1881 में हंटर आयोग लेके आए। ठीक है। श्वेत कमीशन की स्थापना की इन्होंने इसी इन्हीं के समय पे। ठीक है। ठीक है, श्वेत कमीशन नहीं, श्वेत श्वेत विद्रोह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय पर। ठीक है। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लेके आए। ठीक है, जो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो रिपन को सज्जन रिपन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और लिटन द्वारा जो भी एक्ट लगाए गए थे उनसे सबसे मुक्ति दिलाई गई इनके द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? ठीक है। तो केंद्र में तो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। राज्यों में करता है विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है। इसको वर्णन कहाँ किया गया है? ठीक है। 110 आर्टिकल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत केंद्र का जो संसद में जो है धन विधेयक उसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। लेकिन विधान मंडलों में किसके अंतर्गत बताया गया है? इसमें कितना ऐड कर देना है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें हमें ऐड कर देना है 90। तो कितना आ जाएगा? आर्टिकल जो अनुच्छेद 200 है वो राज्यों में धन विधेयक के बारे में चर्चा करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश में कुंजीलाल दुबे जी को मध्य प्रदेश की विधानसभा का पितृपुरुष भी कहा जाता है। तो पहले अध्यक्ष कौन थे प्रथम? कुंजीलाल दुबे जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित? तो अनुच्छेद 322 ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 322। इसके बाद में जो 323 है वो क्या है? वो रिपोर्ट देने से संबंधित है। जो 323 है इसमें अंतिम रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है। आपको पता होगा भाग 15 के अंदर 324 में हमारे निर्वाचन आयोग की बात की गई है। ठीक है। तो अंतिम समय पे क्या है कि रिपोर्ट दी जा रही है। अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 22 योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। तो इसमें ऑप्शन गलत लगा हुआ है। जो नीति आयोग बना था उसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015। एक गलत लगा हुआ है इसमें। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015। ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष जो नियुक्त किए जाते हैं सरकार के द्वारा। अगले चलते हैं। 12वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। अभी 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, 15वें वित्त आयोग। ठीक है। तो उसके कौन थे? 15 एन के सिंह। अभी 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया जिसकी 2026 से लेके 2031 तक की रिपोर्टें प्रस्तुत की जाना है। तो अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में, अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? जो खाद्य संरक्षण आयोग है 2017 में जिसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। 2017 में जिसकी स्थापना की गई थी वो 2013 का जो एक्ट आया था उसके। तो ये किसके लिए 2013 में आया हुआ था। ठीक है। तो इसके लिए एक डेट याद की जाती है, शायद 16 अक्टूबर। इसमें ये इसको लागू कर दिया गया था। इससे जुड़ी हुई है कौन? तो ये किससे, मतलब कौन सी समिति की सिफारिश पे आया था? तो लक्ष्मीकांत झा, लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पे आया था। इसके साथ और भी क्या फैक्ट हैं? ये शहरों में 50% और गाँव में 75% जनसंख्या को कवर करता है। टोटल देश की लगभग 67% आबादी इसके अंतर्गत है। जो प्रधानमंत्री अन्न दाता योजना जो चल रही है वो इसी का है एक्सटेंशन, उसका 2028 तक कर दिया गया है, जो कोविड के समय पे प्रारंभ की गई थी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य मतलब
कार्य कहाँ निर्दिष्ट किए गए हैं। जो महिला आयोग की स्थापना जिस अधिनियम के तहत की गई है, 1990 का अधिनियम था, 1990 के अधिनियम के तहत 1992 में महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष विजय रहाटकर जी हैं, विजय रहाटकर जी हैं। ठीक है, रेखा शर्मा इसकी 2 बार अध्यक्ष रही थी। गिरिजा व्यास जी भी थी, उनकी 2 बार अध्यक्ष रही थी वो भी। ठीक है, तो इसकी जो धारा 10 है उसके अंतर्गत इसकी बात की गई, तो उस ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो इसको क्या है कि क्वेश्चन था तो इसको पीएससी ने क्या डिलीट कर दिया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार नहीं माना था। पहले उन्होंने आंसर दे दिया था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा किसी अधिकार नहीं माना जाता, तो उन्होंने शिक्षा अधिकार, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं पे अगर शिक्षा नहीं दी जाती है, किसी को उससे वंचित किया जाता है, तो वो भी एक ह्यूमन के राइट्स के अंतर्गत, तो उसको डिलीट कर दिया था। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कुल सदस्यों की संख्या क्या होती है। ठीक है, ऐसे होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है 1+1+3, 5 होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कहाँ की गई है, 338 खा के अंतर्गत, या 338 का के अंतर्गत। ठीक है, 338 ए, और 300 बी के अंतर क्या है, खा के अंतर क्या है, तो ओबीसी आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 2004 में। इनको अलग अलग कर दिया गया था। 97वां, 97वां नहीं, 91वां शायद। ठीक है, संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारे कैग हैं, कैग 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक कैग की बात की गई है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी अधिकतम आयु की सीमा कितनी होती है। ठीक है, संविधान के जो मुख्य पद हैं जैसे कैग हुआ, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हुआ, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हुए हमारे, तो उनकी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई थी। लोकेश्वर पंत जी इसके पहले अध्यक्ष माने जाते थे। ठीक है, देखो तो मुख्य मुख्य मेन मुख्यालय कहाँ है इसका, तो दिल्ली में है। लेकिन अगर क्षेत्रीय ब्रांचों के बारे में बात करें तो कोलकाता में है, चेन्नई में है, और ध्यान रखना मुंबई में नहीं है। कहाँ है, पुणे में है। मध्य मध्य का केंद्र सेंटर का कहाँ है, भोपाल में। उत्तर का दिल्ली हो गया, पूरब का कोलकाता हो गया, पश्चिम का पुणे हो गया, दक्षिण का चेन्नई हो गया, और मध्य का कहाँ हो गया, भोपाल में है। ठीक है, ठीक है, आप चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो किसने की अध्यक्षता में किया गया था, प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग की अध्यक्षता में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, एमेच्योर कबड्डी, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। पहले तो आयोग ने बहुत बहस छिड़ी थी, क्योंकि जो हमारे ये अमेच्योर है, लेकिन अगर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है तो वो कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है, और लेकिन इसका जो माना कहाँ गया उन्होंने, दिल्ली में। तो उन्होंने ऐसी दलीलें पेश की लोगों ने, पहले यहाँ था वहाँ था, लेकिन फाइनली आंसर दिल्ली माना गया। ठीक है, तो हमें दिल्ली लगाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली हॉकी टीम की सदस्य थी, तो ये सभी सदस्य थी। ठीक है, लेकिन अभी क्या वंदना कटारिया जी थोड़ी चर्चा में रही, क्योंकि अप्रैल में इन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया था। तो हमें इतना याद रखना है। ठीक है, मोनिका थी, सुशीला बाई चानू जी थी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ ध्यान रखना, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। सुशीला जी चानू जी थी, ठीक है, जो सुशीला बाई चानू थी, जो कहाँ से नेतृत्व कर रही थी, तो एमपी से नेतृत्व कर रही थी इस समय। मीराबाई चानू से कंफ्यूज मत कर देना इनको। ठीक है, मीराबाई चानू जी वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, वेट को उठाती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किस खिलाड़ी को पता, उस समय पर जब दिया गया था, जो बैडमिंटन खेलते हैं, सर अचल कमल जी हमारे। ठीक है, इस बार 4 लोगों को दिया गया है। उसमें हमारी मनिका बत्रा जी हैं। ठीक है, उसके अंदर एक प्रवीण जी हैं, और 2 लोग और भी हैं। तो ये पैरा खिलाड़ी हैं प्रवीण जी हमारे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, जो ये अवार्ड है, क्या बोलते हैं, ये वाला अवार्ड मेजर ध्यानचंद, इसको पहले बोला जाता था राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है। अब उन्होंने, अगर किसी संस्थागत रूप से दिया जाता है तो 25 लाख,
और अगर व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है तो 15 लाख की राशि प्रदान की जाती है। पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे। ठीक है, राशि भी बढ़ा दी गई है। संस्थागत रूप से अर्थ ये है कि आप तो ये रखिएगा कि कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 15 लाख रुपए याद किए जाते हैं, इतना हमें और याद नहीं रखना है। इसमें कुछ कैटेगरियाँ हैं तो उसके हिसाब से बोला मैं। ठीक है, तो इस बार कितने लोगों को दिया गया है? 2025 का 4 लोगों को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 में प्रदान किया गया था? 2023 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने 2024 का पेपर भी डिस्कस किया था और हमने 2025 का पेपर भी डिस्कस किया था। तो हमें ये पता है कि हमारे पद्म पुरस्कारों से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 2025 में हमारे कितने पुरस्कार होंगे? 2025 में जो हमारे पुरस्कार हैं 139 हैं, जिसमें से 7 हमारे पद्म विभूषण हैं, 13 हमारे पद्म भूषण हैं और एक 119 हमारे पद्मश्री हैं। 7 लोगों में से किस किस को मिला है? JS खेयर जी हैं हमारे, ठीक है, और शारदा सिन्हा जी हैं, बिहार कोकिला, ठीक है, शारदा सिन्हा जी हैं। ओसोमो सुजुकी हैं, ये जापान के हैं, सुजुकी मोटर्स के। तो ये हो गए। उसके बाद और भी लोग हैं। उसके बाद इसमें से एक मैन है जो PR श्रीजेश जी हैं हमारे, हॉकी के हमारे जो कीपर हुआ करते थे, गोलकीपर, तो वो हैं, केरल से आते हैं ये। तो ये हमने मोटा मोटी इसकी बात कर दी। उस समय पे थे श्री श्री निवास वर्धन जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय भाषा संस्थान, तो ये सुमेलित नहीं है क्योंकि भाषा संस्थान जो है ना, ये मैसूर में स्थित है। कहाँ है? मैसूर में स्थित है। और आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ है? नैनीताल में है। ठीक है, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय कहाँ? सिकंदराबाद में है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, लेकिन ये मुंबई में नहीं है, ये कहाँ है? मैसूर में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, भारत का अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय किसके मध्य के किन दो लोगों के बीच में खिला था? ध्यान रखिएगा, वाडेकर, वाडेकर को याद रखना, वाडेकर जी। ठीक है, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय ODI टीम के पहले कप्तान हुआ करते थे। ठीक है, 1974 में हमने पहले इंग्लैंड के साथ खेला था। ध्यान रखना। इतना हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। अब हमसे पूछ लिया जाएगा कि जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज खेली थी, तो जीते के हारे? हारे थे हम 2-1 से। अभी हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका आई तो हम क्या हुए? 2-1 से जीते ODI में। ठीक है, ODI में तो हम 2-1 से जीते। ठीक है, उसके बाद में हमने उसमें क्या हुआ, T20 हुई तो 3-1 से जीते हम। एक वो लखनऊ में धूल मिट्टी के कारण लोग बोल रहे थे कि वेदर क्लियर नहीं है, उसके कारण तो प्रदूषण की समस्या थी उस समय। ठीक है, एक आना बहुत फेमस हुआ था। चलो आगे चलते हैं। अब हमारी जनवरी में न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 37वें नंबर का, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब मनाया गया? 2015 में पहली बार प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन, तो योग संस्थान पूछते हैं कहाँ स्थित है? योग संस्थान हमारा ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, योग की नगरी भी किसको बोला जाता है? ऋषिकेश। बहुत ही प्यारी नदी है, माँ गंगा निकल रही है। मैं तो, और जो लक्ष्मण झूला है, उसके में सीता झूला है, मतलब उसके बाद में अभी लक्ष्मण झूले का नाम बदल के क्या किया जा रहा है? हनुमान सेतु करने किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला है 38 का क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो मंजू जी हमारी प्रथम सैनिक स्काई डाइवर हैं। ठीक है, डाइवर के ऊपर से वो जो डाइव लगाते हैं, तो वो पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे इस्पात पुरुष के नाम किसे जाना जाता है? ठीक है, टाटा शहर के बारे में सुना है हमने, पश्चिम बंगाल में स्थित है टाटा शहर। ठीक है, तो जमशेद जे ईरानी जी द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। कब की थी? टिस्को इसको के बारे में नाम सुना है, 1900 में टिस्को की स्थापना, इसको की स्थापना 1909 में। ठीक है, ये भारत के प्रमुख इस्पात हुआ करते थे। ठीक है, उस समय पे। अब चलते हैं हम आगे। और ये उस समय पे बंगाल में क्यों किए? क्योंकि वहाँ के आसपास में लोहे का उत्पादन किया जाता था, और उसको लोहे को गर्म करने या पिघलाने के लिए पास ही में हमारे में कोयला प्राप्त होता था, हमें कोयला प्राप्त होता था, और उससे हम गर्म करते थे और इस्पात का निर्माण करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 के किस गवर्नर को? तो हमारे शक्तिकांत दास जी थे उस समय पे। शक्तिकांत, अब तो हमारे संजय मल्होत्रा जी हो गए हैं। संजय मल्होत्रा जी हो गए हैं।
उसमें शक्तिकांत दास जी थे, उनको प्रदान किया गया। तो किसको प्राप्त हुआ था? भारत को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? ठीक है, ये तो एमपी ऑनलाइन है। ये किसके लिए काम आता है? लोक सेवा की जो चीज़ें हैं, वो जो हम फॉर्म वगैरह भरना है, सेवाएं प्राप्त करना है हमें, सेवाएं प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से देखिए। ई प्रोक्योरमेंट मतलब कोई हम जैसे कि ई टेंडर है, तो जो आजकल हम सरकार के लिए जो बोलियां लगाते हैं ना, ये वाला पुल हम इतने बना देंगे, तो इसके थ्रू बनाते हैं। जेम पोर्टल है, ठीक है, जनधन आधार मोबाइल टैब से, उसका एमपी लोन प्रोडक्ट है, कोई भी सरकार को चीज़ें खरीदना वगैरह तो इन पोर्टलों से होती है। लेकिन एमपी ऑनलाइन से हम इससे सेवा प्राप्त करते हैं, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 का, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है? तो डीएसएल, डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब पहले के समय में चलता था, तो आज के समय में नहीं चलता है। ठीक है, तो डीएसएल बोलते हैं उसको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ई कॉमर्स, रात को हमें 2 बजे भी कभी कभी चीज़ें याद आ जाती हैं ना, कि यार वो चीज़ खरीदना है, तो हम रात को 2 बजे भी फ़ोन खोल के चीज़ें खरीदने लगते हैं। तो यही है कि 24/7 और 365 दिन शॉपिंग करो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है आपसे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना होता है? ठीक है, तो वही फिशिंग, बता दी चीज़ें आपको सताई सताई, और कि बिल्कुल अच्छा है, यहाँ ऑफर मिल रहा है, जो मिल रहा है, उसके बाद जैसे ही आप उस साइट पर गए, आपका डेटा आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, अपनी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो किसके अंतर्गत आता है? फिशिंग के लिए आता है, छल करना होता है एक तरीके का। जैसे मछली पकड़ने जाते हैं ना लोग, तो उसमें कैंची वैंची लगाने जाते हैं कि उनको खाना देने जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है? कांटा रहता है, जिससे क्या होता है? मछली फंस जाती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? जो अनाधिकृत पहुंच है लोगों की, उसको काटना, ठीक है, और उस डिवाइस को या उस लाइन को सुरक्षित बनाए रखना। एक नेटवर्क को अनारक्षित पहुंच से अवरुद्ध करना, मतलब उससे उनका कनेक्शन काट देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन, उस समय पे क्या है, अभी आंसर आया था, तो पहले जो प्रोविजनल की थी, तो प्रोविजनल की में उन्होंने पहले एक ही आंसर माना, उसके बाद में फिर दूसरा दोनों आंसर, तो उसके कितने आंसर माने? 2 आंसर माने। ठीक है, 4 क्वेश्चन के बाद में थोड़ा हम 1 मिनट का पॉज लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या है अगला क्वेश्चन? 47 नंबर का, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। ठीक है, अगर इसको आप हिंदी में पढ़ोगे ना, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम पूछते इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट की समझते, तो वही है, डिकोड है ये। ठीक है, विसंकेतन का अर्थ क्या होता है? डिकोड। तो कुछ चीज़ों को हमें इंग्लिश में भी देखना है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, डिकोड। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चनों को हमें इंग्लिश में भी देख लेना चाहिए, क्योंकि हिंदी में हमें नहीं समझ में आती है। तो विसंकेतन करना, संकेतन इनकोडिंग हो गई, डिकोडिंग विसंकेतन करना, कि उन्होंने क्या भेजा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि जो वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है, तो वेब ब्राउज़र और एक क्या होता है? सर्च इंजन। ठीक है, तो ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र है, और याहू क्या है? एक सर्च इंजन है। इनके अंदर हम इसको चलाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, चैट जीपीटी किसका रूप है? मतलब ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ओपन एआई द्वारा सैम अल्टमैन है इसके जो मुख्य। अब तो क्या है, मतलब इसके कई वर्जन आ गए हैं, 5.0, 3.0, इस टाइप से वर्जन आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से उपकरण का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। हम एक बार देख लेते हैं कि पीढ़ी में कौन सा किया गया था। जो फर्स्ट थी हमारी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसमें क्या था? वैक्यूम ट्यूब थे, बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर इसमें वीएलसी, वेरी लार्ज। ठीक है, इसमें अल्ट्रा, यूएलएसआई। ठीक है, इस तरीके से इनका यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ये उपकरण हुआ करते थे, चिप टाइप एक तरीके से। क्या रहता है, अगर चिप है ना, उन्हीं का ये वर्जन हुआ करते थे। डेटा को हमें कैसे क्या, कितना, जितने बड़े बड़े हमारे कंप्यूटर हुआ करते थे ना,
तो और जितना छोटा होता गया तो उसका चिप का यूज़ होता गया, तो उसके हिसाब से छोटे उनके चीज़ें होती गई, क्योंकि हमें चीज़ें स्टोर करना है, फंक्शन बढ़ाना है, वो सब इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करती थी। अगले को हम थोड़ा 1 मिनट का पॉज लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं 51 को। चलो 51 को स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा मेरी एनर्जी लो लग रही होगी, तो अपनी जो आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें 1.5 पे एक बार लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा एनर्जी का लेवल थोड़ा डाउन है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 कि टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ है। तो ये कहाँ स्थित है? ये हमारी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित सागरों में से कहाँ गाजा स्ट्रिप है? तो जो भूमध्य सागर है हमारा, अफ्रीका के उत्तर में, और जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसके पश्चिम में, और यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में जो महासागर है वो भूमध्य महासागर है। तो गाजा स्ट्रिप, अभी ये क्या बहुत ही सुर्खियों बना रहता है, ये इजराइल वाला पार्ट है, और ये गाजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक है। ठीक है इनके, तो ये जेरूसलम क्षेत्र है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। अभी एक क्षेत्र बना हुआ है सोमालीलैंड, सोमालिया का पार्ट है, सोमालिया के डाकू तो आपने सुने होंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है ये, इट्रिया, जिबूती, सोमालिया। ठीक है, इन क्षेत्रों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता था। तो सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला देश कौन बना है? इजराइल बना है। ठीक है, तो कहाँ अवस्थित है? भूमध्य सागर में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? तो ये जोड़ी बनाने के लिए कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र किससे संबंधित है। ठीक है, तो बेलाडेला, बेलाडेला मैंने आपको बताया था कहाँ की है। बेलाडेला छत्तीसगढ़ की। ये एक अभी बता कि सबसे ज़्यादा मशीनीकृत खदान है। कौन सी मशीनीकृत जो खदान कौन सी है? बेलाडेला है। ठीक है, केंद्र कुंतझर, कुंतझर, कुद्रेमुख पूछा जाए तो कुद्रेमुख होगी हमारी कर्नाटका से, और कुद्रेझर होगी हमारी उड़ीसा से, और बालाघाट तो हमारी मध्य प्रदेश की है। ये तो हम भूल ही नहीं सकते, मैग्नीज के लिए प्रमुख है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ठीक है, सी ए डी बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? ठीक है, देखो पटल विरूपण के अंतर्गत में क्रिया होती हैं, जिसमें क्या होता है? प्रवर्तन। ठीक है, क्या होता है? प्रवर्तन, ज्वालामुखीय क्रियाएं। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंपीय क्रियाएं। ठीक है, ये भूसंचलन की क्रिया बता रहा हूँ मैं आपको। ये भूसंचलन का एक पार्ट होता है, एक होता है भूसंचलन वाला पार्ट, उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक, एक होता है भूसंचलन, एक होता है पटल विरूपण। पटल विरूपण, पटल विरूपण के अंतर्गत अन्य चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। भू संचलन की प्रक्रिया है कि भू में होने वाली कुछ घटनाओं के कारण होने वाली क्रियाओं को, पर्वतों का निर्माण, भूकंप, प्लेट विवर्तनी आदि चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब आती सब, ये है सब पटल विरूपण का ही भाग, तो ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा मुझे एनर्जी लो है, लेकिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने अच्छे से डिस्कस नहीं किया 54 वाला, तो आप समझ गए ना उसका आंसर क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता के अनुसार सही क्रम से इंगित कीजिए। ठीक है, कि जो हमारी 2011 की जनगणना थी, तो उसके अनुसार कौन कौन से राज्य अवरोही क्रम में हमें निकालना था इसका। ठीक है, अधिकतम से न्यूनतम। ठीक है, तो केरल था, मिजोरम था, गोवा था, त्रिपुरा था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? क्षोभ मंडल, सभी क्रियाएं जो होती हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, जो भूमध्य, जो लगभग 8 और 18 किलोमीटर तक पाई जाती है ऊंचाई में। ठीक है, ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, यहाँ 8 किलोमीटर।
ठीक है। तो छूमंडल जितनी भी सभी क्रियाएं होती हैं, वर्षण की, इसकी उसकी, तो ये सब इसी के अंतर्गत होती हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलने वाली नदी, ठीक है, नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलने वाली नदी इनमें से कौन सी नदी है? ठीक है। तो ये सब तो मैंने सुनी नहीं है, लेकिन हम बैतरणी का नाम सुनते हैं। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? बैतरणी इसका आंसर हो जाएगा। शत्रुंजी वगैरह ये नाम मैंने पढ़े थे तो सुने नहीं है, लेकिन बैतरणी का नाम सुना है तो हम इसको ही लगा देंगे। जो नाम हमेशा हम ऑप्शन में सुने होते हैं, कभी कभी आंसर वही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? वही फिर से हमें जोड़ियाँ बनाना है। तो इसमें ऑप्शन, एक तरफ जब आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिए गए हैं उनसे जुड़े हुए राज्य, इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं वो मैं आपको भी डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले हम एक जोड़ी लगाते हैं। नौकरेक है हमारा आंध्र मेघालय में, उसके बाद मानस है हमारा असम में, ठीक है। सिंपलीपाल उड़ीसा है हमारा, और शेषाचलम की पहाड़ियाँ, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वो ये शेषाचलम की पहाड़ियाँ ही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किसकी है? शेषाचलम की पहाड़ी है ये वो। ठीक है, ये लाल चंदन निकाला जा रहा है। ठीक है, अगले को अब बता इसके बारे में क्या डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पूछा है जब आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, भारत में कितने हैं? टोटल 18। अब यूनेस्को भी अपनी लिस्ट में शामिल करता है इनको। कौन करता है? यूनेस्को। तो यूनेस्को में 13 शामिल हो चुके हैं। कितने शामिल हो चुके हैं? 13 शामिल हो चुके हैं। अभी हाल ही में कौन सा किया था? हिमालयन बायोस्फीयर रिजर्व। हिमालयन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इससे जुड़े हुए एक और फैक्ट, मध्य प्रदेश में कितने BSR हैं? BSR हैं मध्य प्रदेश में 3। कौन कौन से हैं सर? एक है हमारा पचमनी, दूसरा है सर अचानक मार्ग, अचानक मार्ग, तीसरा है पन्ना। सर कब कब शामिल किए गए थे? बने कब थे ये? 1999। ठीक है, ये बना था 2005, ये बना 2011। ये बने थे उस समय, BSR बनाए गए थे। लेकिन सर उसमें कब शामिल किए गए? ठीक है, तो उसमें तो दो के मैं राइट राइट बता देता हूँ। अचानक मार्ग को किया गया था, उसका मुझे याद नहीं है, लेकिन अचानक मार्ग को किया गया था 2012 में। और जो पचम और पन्ना है उसको किया गया था 2020 में यूनेस्को की लिस्ट में। ठीक है, एक है पचमनी, तो मुझे याद नहीं, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, लेकिन दो तो ये पक्के हैं। पहले तो हमने इनको BSR बनाया, उसके बाद यूनेस्को साइड ने इनको इस समय पे अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। टोटल कितने? 18, यूनेस्को में शामिल है 13। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भूमिगत ताप का उपयोग प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? ठीक है, ठीक है, हम यूएसओ जब USA को पढ़ते हैं तो भूमिगत ताप जल, ठीक है, इनको बोलते हैं गीजर, बोलते हैं गीजर। तुमने नाम सुना होगा एलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक, गीजर या दुआरे, गीजर या दुआरे, वो ये उष्ण जल के स्रोत होते हैं जी। तो इन्हें क्या बोलते हैं? भूमिगत ताप जल बोलते हैं। तो कहाँ है? बाइजो यादो। ठीक है, जब कैलिफोर्निया वाला बॉर्डर देखते हैं ना हम, जो मैक्सिको से लगा हुआ है, तो ये वाला जो क्षेत्र पाया जाता है, एक मिनट में अच्छे से बना दूँ, USA में ये कैलिफोर्निया वाली रेंज तो है। कैलिफोर्निया को यूरोप का UP भी बोला जाता है कैलिफोर्निया को। ठीक है, और ध्यान रखना जो रजनीश ओशो संबंधित थे ना, वो कैलिफोर्निया स्टेट में ही उनकी मृत्यु की गई थी। ठीक है, उन्होंने उसको मनमुग्ध कर दिया था। तो फिर कई स्रोतों से पता था CIA द्वारा उनको मारा। जी मैक्सिको है, ये बॉर्डर यहीं पाया जाता है। यहाँ याहादो पाए जाते हैं, यहीं येलोस्टोन नेशनल पार्क है। ठीक है, तो भूमिगत जल का उपयोग सबसे पहले उपयोग कौन कर रहा है? USA कर रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम कि मेलेसिस बेसिन कहाँ था? तो कहाँ था? मिजोरम। और यहाँ पर एक ब्लू माउंटेन भी पूछा जाता है पेपर में, कई पेपरों में पूछा भी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित किस अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम और गरम दल विभाजित हो गए थे? सूरत सूरत अधिशेष अधिवेशन 1907। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, और उसके बाद में अगर इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, शामिल कब हो गए थे? तो 1916 का अधिवेशन। ठीक है, उसमें शामिल हो गए थे। साथ में हमने मुस्लिम लीग से भी समझौता कर लिया था इसी समय पर, 1916 वाले।
1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इससे पहले 1896 में कादम गांगुली शामिल हुई थी, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं थी, लेकिन महिला शामिल हुई थी उस समय पे। और पहली भारतीय महिला, ठीक है, हमारी सुचेता कृपलानी थी, तो 1925 में अध्यक्षता की थी उन्होंने गांधी जी के बाद। अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर क्या बनाया गया था? तो उस समय जोड़ के विंध्य प्रदेश बनाया गया था। क्या बनाया गया था? विंध्य प्रदेश। ठीक है। और फिर उनके आपस में ही समझौते से मंत्री प्रधानमंत्री वगैरह की स्थापना, उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है, ये तो पढ़ने वाले, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है कि इसका क्या होता क्या नहीं होता था। ठीक है। 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, तो उनमें कितनी रियासतें शामिल थी? तो 222 रियासतें। ठीक है। स्वराष्ट्र संघ समझ रहे हो आप? स्वराष्ट्र संघ क्या था? स्वराष्ट्र संघ था महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र। महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र। ये अलग कब हुए, बन के अलग कब बनाए गए? बोले अलग कब हुए सर? तो ये हुए थे 1 मई और 1960। ठीक है, ये अलग हुए थे 1960 या 66। एक बार चेक कर लीजिएगा, 60 या 66 में, जहाँ तक याद आ रहा है 60 ही है। ठीक। अगला अगला क्वेश्चन है, और रहता नहीं है कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, अगला ही क्वेश्चन 64 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान का, जो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे चौधरी रहमत अली, तो वहाँ से उन्होंने पहले पाकिस्तान पाकिस्तान ऐसे नहीं बोला उन्होंने। ठीक है। उस समय पे पाकिस्तान बना था पंजाब, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, कश्मीर वाला क्षेत्र, ईरान वाला क्षेत्र, और शायद ये पता नहीं कौन सा क्षेत्र है, तो ऐसे मिला के उन्होंने पूरा पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है। पंजाब हुआ, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हुआ, कश्मीर वाला क्षेत्र हुआ, ईरान वाला क्षेत्र हुआ, और ये समझ नहीं, लेकिन ऐसे ही पूरे को मिला के उन्होंने एक वर्ड लिख दिया पाकिस्तान। ठीक है। चौधरी रहमत अली, और ये उनके फादर तो है ही है, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? ठीक है। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, तो हमारी क्या मांग थी? हमारी मांग थी कि हमें, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, परिषदें हैं, हमारी विधायी परिषदें जो हैं, उनमें सदस्यों की संख्या में हमारी वृद्धि कर दीजिए आप। ठीक है। काउंसिल में जन प्रतिनिधित्वों की संख्या में वृद्धि कर दीजिए। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण कर दीजिए। लेकिन कार्यपालिका उसकी एकीकरण की बात नहीं की थी हमने। क्या नहीं किया था? एकीकरण की बात नहीं की थी हमने, पृथक्करण की बात की गई थी, क्योंकि आप वो सब काम आपस में ही लोग कर रहे थे, इसलिए हमने ये बात की थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो निम्नलिखित में से गणेश उत्सव किसके, सबको पता है, ठीक है, कि राष्ट्र प्रेम की भावना के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में गणेश उत्सव मनाने की बात की गई थी। ठीक है। मराठा और केसरी पत्रों का भी प्रकाशन किया था। ठीक है। अगले चलते हैं। और उनका ये फेमस कथन था, क्या कथन था उनका, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं से मरते दम तक लेकर ही रहूंगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नादिर शाह भारत कब आया था? ठीक है। 1739 नादिर शाह भारत आया था। ठीक है। और कोहिनूर लेके चला गया। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है। नेपोलियन की क्या विशेषता थी? कि लंबे समय तक अविजेता रहा था ये। ठीक है। वाटरलू के युद्ध में स्पेन में, और ये भी नेपोलियन भी मारा गया था। ठीक है। नादिर शाह। ठीक है। तो ईरान का नेपोलियन कहते हैं, 1739 में आया था। उस समय पे हमारे यहाँ पे कहते जहानदार था शायद, जहानदार। जैसे लंपट मूर्ख वगैरह इनको बोला जाता है, उनकी पदवियाँ थी। ठीक है। इसमें समझ रहे हो आप? औरंगजेब मर चुका है, उनके रंगीला वंगीला टाइप के लोग आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्नलिखित किससे संबंधित थी? तो ये दोनों से संबंधित थी। इसके आंसर दो माने थे, महायान और वज्रयान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समझ रहे हो? अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, कि
जो महायान और वज्रयान, अगर कोई पूछ ले कि मूल बुद्ध कौन थे, तो जो शुरुआत में हीनयान था, ठीक है, ये पाली में प्रयोग करते थे, ठीक है, महिलाओं को प्रवेश नहीं देते थे। लेकिन जब हमारा चौथी बौद्ध संगति में इसका विभाजन हुआ ना, तो चौथी बौद्ध संगति किसके काल में हुई, यही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो किसके काल में हुई थी ये, ऐसे होते हैं जे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कनिष्क नहीं, सॉरी, मैं एक मिनट फंबल कर रहा हूँ। ये पहली होती है अजातशत्रु के काल में, दूसरी थी कालाशोक के काल में, ठीक है, और तीसरी होती है अशोक के काल में, अशोक के काल में, ठीक है। तो पहली कहाँ हो रही है हमारी, पाटलिपुत्र में। दूसरी कहाँ हो रही है हमारी, सॉरी, पहली हो रही है राजगृह में, दूसरी हो रही है हमारी वैशाली में, तीसरी हो रही है हमारी पाटलिपुत्र में, चौथी हो रही है हमारी कहाँ पे, कुंडलवन में। और ये मुझे मुझे याद भी नहीं आ रही है कि चौथी बौद्ध संगति किसमें हुई थी। इसमें अश्वघोष और वसुमित्र, वसुमित्र इसके मेन थे, अश्वघोष के उपाध्यक्ष बनाए गए थे, उस समय पे थे। ठीक है, चलो छोड़ो, एक बार सर्च कर लेना, मुझे याद नहीं आ रही, मुंह पे ही नाम रखा है लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे हीनयान का और महायान का, तो हीनयान की विशेषता क्या थी कि हीनयान संस्कृत का प्रयोग करते थे, संघ में महिलाओं को रखते थे, ठीक है, लेकिन ये जो महायान की वो विशेषता हुआ करती थी। और वज्रन क्या थे, ये जो मुख्य रूप से तंत्रवाद लेके आए थे। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं जो ओदंतपुरी मठ है किससे संबंधित है, वो वज्रयान से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्रदेश की स्वतंत्रता कब घोषित की थी, तो 1835 में फेमस है। तो एक इससे संबंधित एक व्यक्ति और आते हैं, लॉर्ड मैटकॉफ, प्रेस से जुड़े हुए मैटकॉफ। अगर ये नहीं दिया हो क्वेश्चन में, तो प्रेस का जन्म जाता है, लॉर्ड मैटकॉफ को भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, शकों पर विजय प्राप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, सक्रांत भी बोलते थे, शक्र मतलब शकों का अंत करने वाला सक्रांत, उसके समय पे इसने विक्रम संवत चलाया था, विक्रम संवत चलाया था। ठीक है, और हम जो मानते हैं, जो हमारा कैलेंडर चलता है, चंद्र कैलेंडर चलता है, वो हम मानते हैं किस पर, शक संवत पर, माइनस में चलते हैं, ईसा पूर्व से जुड़ के आता है हमारा। ठीक है, और ये 76वां ईसवा पूर्व से प्रारंभ हुआ था, ये 58वां चलता है। ठीक है, अगले चलते, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 71 क्या कहता है, वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था। तो मध्य प्रदेश का तांबे में, हम मध्य प्रदेश मैग्नीज में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 72 पे, कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों से प्रभावित होती है। ठीक है, ये माही नदी है हमारी, ये धार क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, फिर जाती है ये गुजरात, ठीक है, गुजरात जाती है, सॉरी, निकलती है, और फिर ये कहाँ जाती है, गुजरात क्षेत्र जाती है, गुजरात के क्षेत्र के बाद राजस्थान जाती है, और फिर लौट के फिर गुजरात आती है, और इसलिए यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये कौन सी नदी हो गई हमारी, माही नदी हो गई। कैन नदी, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है। सोनार, ये तो कई सोनों के नाम है, पता नहीं कौन सी सोनार होगी ये। ठीक है, और ये बेतवा नदी मध्य प्रदेश, और वो कहाँ से निकलती है, ये राजस्थान के कुमराज से कुमरगांव से निकलती है। ये दमोह में कई क्षेत्र हैं वहाँ से निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, और किस में मिलती हैं, ये सब ये जाके सब यमुना में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं, मैं बता भी देता हूँ एक बार कहाँ पे मिल जाती हैं, एक मिनट। ठीक है, ये ऊपर से ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है, तो कैन जाके ये जालौन वाला क्षेत्र है, बेतवा जाके हमीरपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, जैसे ये, और बाद में जाके प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिल जाती है, ये प्रयाग बनता है, प्रयाग का अर्थ ही संगम होता है। ठीक है, और यहाँ के इटावा के नज़दीक में ये कौन सी आ रही है हमारी, चंबल आ रही है। ये कौन सा हो गया, ये क्षेत्र हो गया भिंड मुरैना वाला क्षेत्र, इसके आगे आके यहाँ मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। चंबल कहाँ से निकलती है, तो मऊ की पहाड़ी से निकलती है, जहाँ नपा पहाड़ी के पास में है वहाँ से। अगला क्वेश्चन है हमारा,
73 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी से संदर्भ से नहीं है। ठीक है, तो काली मिट्टी में रेत की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, रेत की मात्रा नगण्य होती है, इतनी अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए इसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, गांठदार होने का भुरभुरी हो जाती है, घाट होती है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, इसका क्वेश्चन 25 में भी पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन से जुड़े हुए। इसका क्वेश्चन 24 में भी पूछा गया था, तो मिट्टियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर का। 74 नंबर का क्या है कि जो पूर्णा नदी है, ठीक है, तो वो किसकी सहायक है, तो वो ताप्ती नदी की सहायक है। ठीक है, और नर्मदा की सहायक है हाथी, दूधी, जो नदियाँ हैं वो नर्मदा की सहायक है। ठीक है, तो सोनर किसकी सहायक है, ताप्ती की। ताप्ती के बारे में क्या विशेषता हो गई, बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है, और सूरत शहर जो कि है, ठीक है, तो सूरत शहर किसके है, ताप्ती नदी के मुहाने पर ही बना हुआ है। और कहाँ पर जाके पानी गिरा देती है, अपना अरब सागर में जाके अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है बीजागढ़ की पहाड़ी किस पर्वत पर स्थित है, तो किस पर्वत पर स्थित है, सतपुड़ा, जो बड़वानी, जो निमाड़ वाला क्षेत्र है उसमें बीजागढ़ की पहाड़ी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर का, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपने ये सुना होगा हमारी जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, बिल्कुल सुना होगा आपने क्वेश्चन। ठीक है, ये सुना होगा क्या कि जो हमारी जलवायु है वो कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, उसके बाद में आपने ये सुना होगा कि हमारी जलवायु मानसूनी भी है। ठीक है, आपने ये सुना होगा हमारे यहाँ से कर्क रेखा, देखो अगर हमें ये चीज़ें पता थी ना, भले ही हमें ये नहीं पता हो, लेकिन शीतोष्ण थोड़ी है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है मुख्य रूप से, अगर हम बात करें 33 बटे या फिर 23 के ऊपर और 66 66.5 के आसपास में। ठीक है, तो उसको शीत उष्ण बोलते हैं, शीत और उष्ण दोनों विशेषता पाई जाती हैं। बट हमारे मुख्य रूप से ये चीज़ें तीनों विशेषताएं तो पूर्ण रूप से पाई जा रही हैं, ये तो आंशिक रूप से है थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारा 21 से 26 तक है ना, तो ये पाया भी जाएगा तो थोड़ा पाया जाएगा ना। तो कहाँ आ गया मुख्य रूप से हम, तो ये तीनों तो हो जाएंगे, ये तो हम वैसे भी अगर पता भी नहीं होता, लेकिन 3 तो हमें पता ही होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हमारे यहाँ पे कौन से वन नहीं पाए जाते। भैया ये तो पाया था आर्द्र पर्णपाती दक्षिण पूर्वी बालाघाट वाले क्षेत्र में। ठीक है, उप उप आर्द्री थोड़े पहाड़ी क्षेत्रों पर, धूपगढ़ जैसे क्षेत्रों पर, कांटेदार जेई थॉर्नवोट, जो थॉर्न टाइप के वृक्ष श्योपुर में पाए जाते हैं। अल्पाइन थोड़ी पाए जाते हैं, इतनी 6000 मीटर की हाइट थोड़ी है हमारे यहाँ पे। कोई पहाड़ी है क्या, सबसे ज़्यादा हाई हाई पॉइंट ही 1350 मीटर वाला है हमारे यहाँ पे। कौन सा है, 1300 1350 मीटर वाला। ठीक है, तो अल्पाइन तो पाए ही नहीं जाएंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम, चचाई में जो स्थित है उसे बोलते हैं अमरकंटक पावर स्टेशन। क्या बोलते हैं उसको, अमरकंटक पावर स्टेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो ऐसे भी सतपुड़ा पावर स्टेशन सतपुड़ा पे होगा, पूर्वी क्षेत्र में तो होएगा नहीं, क्योंकि चचाई जलप्रपात वगैरह हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अमरकंटक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्या है, बुनियादी सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। देखो ये है ना, ये नई नई वाले, इसको यार पहले हाईलाइट कर लिया करो हल्का सा पेन से, जो ज़्यादा निशान मत लगाना है, नहीं लगाना होती है पेपर में, लेकिन हल्का सा तो निशान लगाना होती है। जब मैं पेपर सॉल्व करता हूँ ना, तो मैं हल्का सा ऐसे चिन्ह रख देता हूँ, बस आंसर लग गया मेरा। ठीक है, ऐसे मैं रख देता हूँ, लेकिन इसका जो आंसर क्या है, इसका ऑप्शन है डी। इसके और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो 8000 किलोमीटर होगी, बिल्कुल हो सकती है। राज्य की 11 बिल्कुल होगी सर। सड़क बिल्कुल अब तो लगभग मतलब 60,000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। घनत्व में प्रथम स्थान है, इसका नहीं है, केरल का आता है। ठीक है, सबसे किसका था, केरल का आता है। अगर ये पता होता हमें केरल आता तो ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इनमें से। कई लोग इनमें कन्फ्यूज हुए होंगे, लेकिन अगर इसका पता होता तो हम वैसे ही लगा देते हैं आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था। ठीक है, सुनहरे जिलों के नाम से जाना जाता है खंडवा खरगोन को। ठीक है, तो कपास में खरगोन का प्रमुख स्थान था, और कोई उसमें ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 81 नंबर का। क्या क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? देखो, इस राष्ट्रपति के पूछा जाए ना, तो हमारी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, कोरम में। लेकिन अगर उसका पूछा जाए ना, उपराष्ट्रपति के मतलब केवल ये दोनों, ठीक है। क्वेश्चन पूछा सर विधान परिषदों को क्यों शामिल नहीं किया थे, क्योंकि विधान परिषद केवल हमारे कुछ ही 5 से 6 ही राज्यों में है, सभी में नहीं है, तो प्रतिनिधित्व की त्रुटि हो जाएगी, इसलिए उनको शामिल नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ठीक है। इसका जो कि क्वेश्चन ही गलत पूछा था उन्होंने, क्या पूछा था उन्होंने, उन्होंने पूछा था कि जो पार्ट, देखो ऊपर लिख दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में आते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है 4 का, ठीक है। और जो 4 आते हैं ये आयरलैंड के हैं, और ये आते हैं तो ये रसिया के हैं मूल कर्तव्य, ठीक है। तो ये वैसे तो आंसर था, लेकिन आंसर यही मान लिया गया, लेकिन मैं तो इसको गलत ही मानूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमारी संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 22 जुलाई 1982 को हुई थी, ठीक है। नाबार्ड, नाबार्ड किसके लिए ऋण देती है? तो कृषि के लिए ऋण देती है, मुख्य रूप से कृषि की सबसे शीर्ष संस्था, और ऋण के देने में शीर्ष संस्था के रूप में जानी जाती है सरकार में, ठीक है। फिर ऐसे तो वाणिज्य बैंकें भी होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 1990 में लखनऊ में इसका मुख्यालय है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। कहाँ पे है मुख्यालय? तो लखनऊ में इसका मुख्यालय। 86वें नंबर का क्वेश्चन है कि जो 1980 है, इंदिरा गांधी जी द्वारा इसको किया गए थे, इसका क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहले किया गया था 14 बैंकों का 1969 में, ठीक है। और 6 बैंकों का किया गया था 1980 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल कितना किया गया था? 20 बैंकों का। अब हमारे यहाँ टोटल बड़ी बड़ी बैंकें कितनी हैं? 12 बैंकें हैं, राष्ट्रीय बैंक बड़ी बड़ी, क्योंकि हमने मर्ज करना स्टार्ट कर दिया था जब यूपीए सेकंड आई थी और फर्स्ट आई थी उसमें, वो एनडीए सेकंड और फर्स्ट, यूपीए नहीं, यूपीए तो वो कांग्रेस वाली गवर्नमेंट के साथ थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा, देखो ये क्वेश्चन रिपीट है, किसने पूछा था? 25 में पूछा था सीधे कि 86वां संविधान संशोधन आया था, किससे जोड़ा था? मैंने डिस्कस किया था, 21 का जोड़ा गया था, ठीक है, 2002 में आया था। तो क्या था? 86वां संविधान संशोधन 2000, इससे जुड़ी हुई आरटीई बोलते हैं इसको, इसके लिए जुड़ा हुआ कौन सा एक्ट लेके आए? 2009 लेके आए। कौन सा लेके आए हम, ठीक है, तो 2009 लेके आए। और लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया, 2010 में लागू किया गया, ठीक है। आगे चलते, और इसके साथ और भी क्या चीज़ जुड़ी गई? वही संविधान में किसका जोड़ा गया। आगे चलते, जैसे मूल अधिकार बन गया शिक्षा का अधिकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जो हमारा जो अनुच्छेद 51 का है, भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का आता है, ठीक है। उसके अंदर 11 है, मूल कितने थे? 10 थे, लिए कहाँ से हैं? रूस से लिए गए हैं। और 11वां किससे जुड़ा गया? 2002 में, किसकी, ठीक है, बर्मा समिति की सिफारिश पर। 10 किससे जुड़े गए थे, ठीक है, 42 संविधान संशोधन के तहत 4 का जोड़ा गया था भाग, ठीक है, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है। समझ में आ गया ना? एक बार और बोल देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। अनुच्छेद 51 का को भाग 4 का के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ये मूल संविधान में नहीं था। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। उस समय इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। वर्ष 2002 में, ठीक है, स्वर्ण बर्मा कमेटी की सिफारिश पर, बर्मा कमेटी की सिफारिश पर 11वां, जो कि बच्चों को 0 से 6 वर्ष बच्चों को शिक्षा के विस्तार के लिए पिता जो उसके पालक हैं उनको प्रोत्साहन की बात की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं।
तो 11 हैं टोटल। अगला शब्द है हमारा कि समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। हमारी उद्देशिका में उद्देशिका कब प्रस्तुत की गई थी? 23 दिसंबर 1946 में। ठीक है, स्वीकार कर ली गई थी ये 26 जनवरी 1947 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर का, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें भारत को स्वतंत्रता देने के लिए एक योजना बनाई जाने लगी कि किस प्रकार से हम आपको सत्ता सौंपेंगे। तो किससे संबंधित था? हमारी संविधान सभा बनाने के लिए। तो उसी समय हमारी संविधान सभा भी बनी थी। ठीक है, तभी तो हम उद्देश्य का प्रस्तुत कर रहे हैं। ये डेटा याद रखना, 9, 11, ठीक है, और 13, इसी समय उद्देश्य का प्रस्तुत हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 91 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? बड़वानी रियासत से था। निमाड़ के रॉबिनहुड भीमा नायक को कहा जाता था। मध्य प्रदेश के रॉबिनहुड टाटिया भील को जी को कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि जो हमारे मुख्य जनजातीय व्यक्तित्व हैं कि जनजातीय नेता सीताराम कमर और रघुनाथ राव मंडलोई भिलाला किस क्रांति से संबंधित थे? तो 1857 क्रांति से संबंधित थे। ध्यान रखना, 2024 में सीधा क्वेश्चन था कि रघुनाथ सिंह मंडलोई किस जनजाति से थे? तो भिलाला से संबंधित थे। आप समझ रहे हो कितने क्वेश्चन, मतलब ये 2023 के क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुए थे। तो हम अगर 23, 24, 25 करके जाते हैं ना, तो हमारे पेपर 26 में उनकी रिपीट होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं 25, 24, 23 इस दिशा में पेपरों का डिस्कशन कर रहा हूँ जिससे मैं आपको बता सकूँ कि देखो 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए पी वाई क्यूज प्रीवियस ईयर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के समय पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मोहिनी नृत्य किया जाता है। कौन सा किया था? मोहिनी नृत्य किया जाता है। मांडल्या, ये हमारा मुख्य रूप से मांडल्या जो नृत्य है ये बघेलखंड वाला क्षेत्र आ गया। फेकुरिया, टांडा वांडा, ये नृत्य। अगले चलते हैं, हमारी संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है और मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक विविधता के कारण ही लघु भारत की उपमा दी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का। हाँ, कि चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इस समय ये क्वेश्चन आया था, तो कोई जगतपुरी बता रहा है, कोई यहाँ से सोच, तो इसका आंसर आयोग ने क्या माना था? ब्रह्मपुरी माना था। ठीक है, ब्रह्मपुरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो मुकुल कृति थी, मुकुल, त्रिधरा, बिखरे मोती, तो ये किनकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। इनकी जो कर्म भूमि थी वो जबलपुर वाला क्षेत्र रहा। ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि कहाँ थी? मध्य प्रदेश थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? दीवार पर मिट्टी से बनाए गए नौडोरा अलंकरण किस जनजाति से संबंधित है? तो वो गौड़ जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? तो गौड़ जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मतंगेश्वर मंदिर। ठीक है, मतंगेश्वर, ध्यान रखना, ये है ना 2025 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, सेम यही, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सीधे के सीधे पूछ लिया गया था। ये चौथा क्वेश्चन है जो सीधे के सीधे पूछा गया था। ठीक है, याद रखना, पी वाई क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था 2025 में ही पूछा गया था। 2025 से सीधे क्वेश्चन यहीं से पूछा कि रामचंद्रिका किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो रामचंद्रिका किसकी रचयिता है? केशव दास जी की। इनको क्या बोला जाता है? कठिन काव्य का प्रेत भी बोला जाता है। ठीक, और भी क्या रचनाएं हैं इनकी? ठीक है, वो और भी इनकी बहुत सी रचनाएं, पद्माकर की रचनाएं हैं, भूषण, सुबा बामनी वगैरह भूषण की रचनाएं, भभूति, इन्हें भारत का मिल्टन भी बोला जाता है। ठीक है, मालती माधव, उत्तर रामचरित भभूति की रचना है। ठीक है, उसके बाद में भूषण कौन से जो मध्य प्रदेश के प्राचीन कवियों में इनका मुख्य स्थान आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है तो मैं डिस्कस करता थोड़ा है ना। जो बाल शर्मा नवीन जी हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र के आसपास शाजापुर क्षेत्र से है। ठीक है, तो उन्होंने प्राणापर्ण और अमोत्सर्ग किस पर लिखी थी? जो हमारे कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, उन्होंने प्रताप का प्रारंभ किया था संपादन, उनके ऊपर लिखी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है
कि स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लोहारी कांड था, वो किस डेट में हुआ था? तो 1739 में हुआ था। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इस वीडियो में जिस एनर्जी के साथ मुझे डिस्कशन करना चाहिए था तो मैं वो नहीं कर पाया हूँ, बट मैंने प्रयास पूरा किया। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने आपको चीज़ें नहीं बताई हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपके साथ में डिस्कस की हैं। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है? और यह सीरीज हमारी 2026 की जो परीक्षा है, 2026 की प्रीलिम्स की परीक्षा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वैसे भी इसमें अब नकारात्मक माइनस मार्किंग स्टार्ट हो गई है। मैंने अपने इसी चैनल पर हमें माइनस मार्किंग के लिए क्या रणनीति अपनाना चाहिए वो मैंने बताया है, और इसी तरीके से हमें पढ़ना है। साथ में मैंने पढ़ने की वीडियो भी बताई है कि हमें कैसे 2 भागों में अपनी परीक्षा को लेके चलना है, जिससे हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकें, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है? थैंक यू सो मच।